मैं चाहती हूँ कि इसमें शामिल सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। उन्हें मेरी बेटी को मुझसे छीनने का कोई अधिकार नहीं था। 9 नवंबर 2015 की सुबह लगभग 9 बजे एक शिकारी अलाबामा के टालडेगा नेशनल फॉरेस्ट से गुजर रहा था कि तभी उसका एक भयानक खोज से सामना होता है। वहां एक महिला के बिना कपड़ों का छत पे छत शव पेड़ से बंधा हुआ था। लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स घटना स्थल पर पहुंचे और फौरन जांच शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने उस शव की जांच शुरू की, उन्हें तस्कालूसा काउंटी से 29 वर्षीय समांथा पेन के लापता होने की रिपोर्ट मिली। उन्हें उस लाश के आइडेंटिटी का पता चल गया और ये कंफर्म हो गया कि वो भयानक हालात में मिला लाश समांथा का ही था। पहली नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे समांथा किसी भयानक रिचुअलिस्टिक सेक्रीफाइस यानी बलिदान का शिकार हुई थी, लेकिन आगे पाए गए सुरागों ने जल्द ही इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जो और भी परेशान करने वाला था। क्या वो सचमुच किसी बलिदान का शिकार हुई थी या ये भयानक कत्ल किसी सीरियल किलर का काम था? नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। अगर आपको ऐसे ही क्राइम और इन्वेस्टिगेशंस की कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने विचार और सुझाव जरूर शेयर करें। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं समांथा पेन के परेशान करने वाले केस का फाइल खोलूंगा। समांथा वेस्टर्न अलाबामा के तस्कालूसा काउंटी में रहती थी, जो अलाबामा का कॉमर्स, एजुकेशन और इंडस्ट्री का सेंटर है। 2,30,000 की आबादी वाला यह अलाबामा का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला काउंटी है। एप्लेचियन पर्वत और दक्षिण खाड़ी के तटीय मैदान से घिरा तस्कालूसा काउंटी अपने रिच ज्योग्राफी और संरक्षित जंगली क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ अलाबामा यूनिवर्सिटी भी है, जो एक बहुत लोकप्रिय और टॉप टियर इंस्टीट्यूशन में माना जाता है। अपने साइज के अधिकांश अन्य काउंटियों की तरह तस्कालूसा काउंटी में भी अपराध के काफी मामले होते रहते हैं, लेकिन 2023 तक लॉ इन्फोर्समेंट के प्रयासों से अपराध दर में काफी गिरावट देखी गई है। हालांकि 2015 के अंत में तस्कालूसा काउंटी एक भयानक हत्या के कारण सुर्खियों में आया था, जिसने वहां के निवासियों को झकझोर कर रख दिया। सोमवार 9 नवंबर 2015 को सुबह 9 बजे जेफरी एलियट नाम का एक गिलहरी शिकारी टालडेगा नेशनल फॉरेस्ट से होते हुए तस्कालूसा काउंटी के दक्षिण की ओर जा रहा था। जैसे ही वो दक्षिण सैंडी रोड के पास घने जंगली इलाके के पास पहुंचा, उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक महिला का नग्न, छत विक्षत और बिना सिर का शरीर कटीले तारों से एक पेड़ से बंधा हुआ था। उसका सिर पेड़ से करीब 14 फीट की दूरी पर पड़ा था। जेफरी उस नजारे को देखकर अंदर से हिल जाता है और कांपते हुए फौरन तस्कालूसा काउंटी शेरिफ के ऑफिस फोन लगाता है। डेप्यूटीज जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचे। अपराध की हिंसा ने इन्वेस्टिगेटर्स को चौंका दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि महिला के शरीर को बुरी तरह से पीटा गया था और छत फिछत कर दिया गया था और वो बुरी तरह से सड़ चुकी थी, इतना अधिक कि अधिकारियों को पता था कि पीड़िता की पहचान करना मुश्किल होगा। शव और कटे हुए सिर को तस्कालूसा काउंटी मेडिकल एग्जामिनर के ऑफिस में ले जाया गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस भयानक घटना का पता लगाने के लिए पूरे इलाके की तलाशी ली। पहली नजर में यह सीन किसी कल्ट द्वारा किए गए सैक्रिफाइशियल रिचुअल जैसा लग रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे उनका शक पुख्ता हो पाए और इसीलिए उन्होंने सैक्रिफाइशियल रिचुअल वाले अपने थियरी को खारिज कर दिया और अपनी जांच तेज कर दी। वहां कोई टायर के निशान या घसीटे जाने के निशान नहीं थे। शव के पास कोई निजी सामान नहीं था, न ही कोई आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स या कपड़े थे। सबूतों की कमी के कारण जांचकर्ताओं ने एक और थियरी पर विचार किया कि विक्टिम पर कहीं और हमला किया गया था और फिर उसे मारने के लिए जंगल में ले जाया गया था। फॉरेंसिक जांच से भी इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ मदद नहीं मिला, लेकिन तभी उन्हें 2 लीड्स मिले जो उनको इस केस को आगे ले जाने में बहुत मदद करता है। उसी दिन जांचकर्ताओं को समांथा पेन नाम की 29 वर्षीय स्थानीय महिला के लापता होने की रिपोर्ट के बारे में पता चला। उसकी मां सुजेन पेन ने बताया कि उसने अपनी बेटी को आखिरी बार शुक्रवार 30 अक्टूबर 2015 को देखा था। इनफैक्ट इस बात की बहुत संभावना थी कि पीड़ित लापता महिला हो सकती है, लेकिन क्राइम सीन के अवशेष इतने सड़ गए थे कि पूरा चेहरा ही गायब था
और तस्वीर से पहचान मिला पाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। अब पुलिस को उस लाश की पहचान के लिए कोरोनर की रिपोर्ट पे ही भरोसा करना था। कोरोनर या मेडिकल परीक्षक का काम मानव अवशेषों की पहचान स्थापित करना और अलाबामा में होने वाले सभी अचानक और अप्रत्याशित मौतों में मृत्यु के कारण, तरीके और परिस्थितियों का पता करना है। डॉक्टर स्टीफन डंटन ने पीड़िता का शव परीक्षण किया। उन्हें मेडिकल जांच के दौरान काफी दिक्कतें हुई, क्योंकि एक तो महिला के अवशेष बहुत बुरी तरह से सड़ चुकी थी और दूसरा लाश पर किए गए अनगिनत गहरे चोट थे। इसमें 4 टूटी पसलियां और त्वचा पर किसी नुकीली चीज से किए गए कई घाव शामिल है। उसके हाथ पैर के नाखून, साथ ही कई दांत निकाल दिए गए थे। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके आंतरिक अंग गायब थे। डॉक्टर स्टीफन ये कंफर्म नहीं कर पाए कि पीड़िता के अंगों को उसके हत्यारे ने निकाल दिया या जंगली जानवरों ने उसे नोच डाला था। लेकिन जिस तरह से शव को पेड़ से बांधा गया था और उसका सिर काट दिया गया था, उसे देखते हुए यह कंफर्म था कि यह एक हत्या थी। कोरोनर ने उस शरीर का डीएनए निकाला और समांता के परिवार से मैच करने के लिए टेस्ट के लिए भेजा। उसी दौरान जब टस्कालूसा काउंटी के जांचकर्ता पॉजिटिव रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, पास के हेल काउंटी के पुलिस डिपार्टमेंट से एक डेप्यूटी फोन करके दिलचस्प जानकारी देता है। करीब 10 दिन पहले तालदेगा नेशनल फॉरेस्ट के पास के कुछ निवासियों ने दक्षिण सैंडी रोड के किनारे छोड़े गए एक संदिग्ध वाहन की सूचना दी थी। जब डेप्यूटी जांच करने गया तो उसने एक कपल को सड़क के किनारे चलते हुए पाया और उनसे बात करने के लिए रुक गया। डेप्यूटी ने अधिकारियों को बताया कि दोनों लोगों ने अपनी पहचान 27 वर्षीय स्टीवन जॉर्ज और 18 वर्षीय चिली ब्रूस के रूप में बताया था। उन्होंने बताया था कि उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया है और उन्हें अपना कार छोड़कर पैदल घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन डेप्यूटी ने देखा कि उनके कपड़े खून से लथपथ थे। उसने उन दोनों की तलाशी ली और उनके पास से क्रिस्टल मैथ बरामद किया। डेप्यूटी ने जांचकर्ताओं को बताया कि स्टीवन और चिली को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया था और हेल काउंटी जेल में रखा जा रहा था। 10 नवंबर 2015 की सुबह टस्कालोसा काउंटी शेरिफ ऑफिस के जांचकर्ताओं ने स्टीवन और चिली से हेल काउंटी जेल में मुलाकात की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो समांता पेन नाम की महिला को जानते हैं, तो दोनों ने बताया कि समांता उनकी दोस्त थी। जांचकर्ताओं ने दोनों से पूछा कि क्या उनके पास जंगल में पाए गए अवशेषों के बारे में कोई जानकारी है। एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट में स्टीवन और चिली दोनों ने स्वीकार किया कि जंगल में मिला शव वास्तव में समांता का था। इनफैक्ट उन दोनों ने यह भी खुलासा किया कि समांता के मौत के दौरान वो दोनों भी वहीं उस जंगल में थे। हालांकि उन्होंने उसके मौत में अपना हाथ होने से इनकार किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और इल्जाम उनके एक दोस्त के ऊपर लगाया, 31 इयर्स के माइकल डेविड बेल्चर। चिली ने जांचकर्ताओं को बताया कि माइकल और समांता एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और ब्रेकअप के बाद दोनों दोस्त बने रहे। 1 नवंबर 2015 को माइकल ने समांता को मारने का फैसला किया था, क्योंकि समांता ने उसे उसकी कार चोरी करने पर पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी दी थी। चिली ने पुलिस को बताया कि जो कार उन्होंने तालादेगा नेशनल फॉरेस्ट के पास छोड़ा था वो असल में माइकल का ही था और उस कार के अंदर माइकल के खिलाफ सबूत मौजूद है जो ये साबित कर देंगे कि समांता का खून उसी ने किया है। चिली के बयान ने जांचकर्ताओं को एक नया रुख दिया, लेकिन उसकी बातों और रिस्पॉन्स का मतलब यह भी था कि इस कहानी में और भी गहरे राज थे जिनका अब भी खुलना बाकी था। जांचकर्ताओं ने स्टीवन और चिली को टस्कालोसा शेरिफ की काउंटी जेल में ट्रांसफर कर दिया, जहां उन पर हत्या का आरोप लगाया गया और पूछताछ के लिए बिना जमानत के रखा गया। माइकल की कार, जिसे हेल काउंटी में जब्त किया गया था, उसे भी टस्कालोसा काउंटी में शेरिफ ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया गया। सिस्टम के माध्यम से कार के रजिस्ट्रेशन नंबर का डिटेल्स निकालने के बाद जांचकर्ताओं ने पाया कि उनके सस्पेक्ट सच बोल रहे थे। कार वास्तव में माइकल बेल्चर का ही था। इन्वेस्टिगेटर्स ने खुद को समांता के परिवार का सामना करने के लिए तैयार कर लिया। उन्हें समांता के परिवार को बताना था कि उनकी खूबसूरत बेटी को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया है। समांता क्रिस्टिन पेन का जन्म 30 अक्टूबर 1986 को डलास काउंटी अलाबामा में हुआ था। वो अपने माता पिता राय और सुजैन पेन, स्टीफन और जोनाथन नाम के 2 भाइयों और एक बहन कैटरीना के साथ एक प्यारे परिवार में पली बड़ी।
उनके परिवार के लिए समांथा बहुत स्पेशल थी। वो एक खुश मिजाज, पॉजिटिव और स्मार्ट लड़की थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब्स करती थी और काफी मेहनती थी। वो अपने दोस्तों को बहुत प्यार करती थी और एक दिलदार लड़की थी जिसे सब प्यार करते थे। लेकिन जब वो 20 साल की थी, समांथा गलत संगति में पड़ गई। उसने क्रिस्टल लेना शुरू कर दिया था। उसके माता पिता ने उसे इस एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिशें की थी, लेकिन समांथा अपने उन दोस्तों से खुद को अलग नहीं कर पाई। जांचकर्ताओं ने परेशान माता पिता से उस आखिरी दिन के बारे में पूछताछ की जब उन्होंने उसे जीवित देखा था। उसकी मां सुजैन के अनुसार समांथा 30 अक्टूबर 2015 की रात को एक हैलोवीन पार्टी में शामिल होने के लिए निकली थी। ये समांथा का 29th बर्थडे भी था। उस दिन समांथा विजिट ऑफ आज की डोरोथी की तरह कपड़े पहनना चाहती थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और वो नर्वस हो गई। सुजैन ने अपनी बेटी को समझाया और उससे कहा कि वो बाहर जाकर पार्टी एंजॉय करे, क्योंकि यह उसका जन्मदिन था। जब समांथा मुस्कुराते हुए घर से निकली तो उसके माता पिता ने कभी नहीं सोचा था कि यह आखिरी बार होगा जब वो अपनी बेटी को देखेंगे। चिली और स्टीवन के बयान के आधार पर 11 नवंबर 2015 को माइकल बेल्चर के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। उसे टस्कलोसा काउंटी शेरिफ के ऑफिस में पूछताछ के लिए लाया गया, लेकिन माइकल शुरू से ही पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहा था। उसने समांथा के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार कर दिया और हत्या में उसके हाथ होने के बारे में किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने हार नहीं मानी, क्योंकि स्टीवन और चिली ने पहले ही यह कबूल कर लिया था कि उन्होंने माइकल को समांथा का खून करते हुए देखा है। और अब इन्वेस्टिगेटर्स ने एक नया पैंतरा आजमाया। उन्होंने स्टीवन और चिली को यह ऑफर दिया कि अगर वो दोनों माइकल के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी हो गए तो उन्हें कम से कम सजा दी जाएगी। दोनों ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और समांथा के मर्डर के पीछे की वो खौफनाक कहानी सबके सामने आ गया। चिली और स्टीवन ने बताया कि हैलोवीन की रात उन दोनों ने माइकल और समांथा के साथ ही पूरी रात और अगले दिन तक अपनी ड्रग्स की पार्टी जारी रखी थी। उनके साथ दो और दोस्त 22 इयर्स की एलिसा वाटसन और 34 इयर्स का मार्कस जॉर्ज भी शामिल थे। 1 नवंबर 2015 की शाम को वह सभी 6 लोग माइकल के पिता की मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान पर मैथ का स्मोक कर रहे थे। उनका गैंग अक्सर दुकान पर हैंग आउट करता था और माइकल को अपना लीडर मानता था। जब समांथा बाथरूम गई तो स्टीवन ने ग्रुप के बाकी लोगों को समांथा की कार चोरी करने के लिए उकसाया। स्टीवन ने समांथा की हैंडबैग से चाबियां ली और तीनों लड़के कार लेकर चले गए। जब समांथा बाथरूम से वापस लौटी तो उसने उन तीनों के ना होने को नोटिस नहीं किया और उसे पता भी नहीं चला कि उसकी कार गायब है। फाइनली वो तीनों वापस आ गए और फिर उन सब ने मैथ लेना शुरू कर दिया। स्टीवन ने चिली और एलिसा को चुपके से ये बताया कि उन्होंने समांथा की कार को जला दिया है और आग लगाने से पहले कार से कैटालिटिक कन्वर्टर और बैटरी चुरा ली थी। काफी समय बाद जब सब वहां से निकल रहे थे तो समांथा ने देखा कि उसकी कार गायब है और उसने अपने दोस्तों से इसके बारे में पूछा, लेकिन उन सभी ने उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया और उसके साथ मजाक करते रहे। समांथा को उनका बिहेवियर देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने पुलिस को रिपोर्ट करने की धमकी दी और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से सब कुछ बद से बदतर होता गया। माइकल जानता था कि समांथा की जली हुई कार को वापस पाने का कोई रास्ता नहीं है। वो ये भी जानता था कि अगर समांथा ने पुलिस को बुलाया तो उन पर न केवल कार चोरी का आरोप लगाया जाएगा बल्कि ड्रग्स लेने का भी आरोप लगाया जाएगा। तभी माइकल ने समांथा को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने उसे तब तक लात और घूंसे मारे जब तक उसके चेहरे से काफी खून नहीं बह गया। उसके बाद उन सब ने उसे माइकल की कार की डिक्की में डाल दिया और घंटों तक इधर उधर घुमाते रहे, जबकि समांथा अंदर दर्द से करा रही थी। लेकिन उसके दर्द की रात अभी शुरू ही हुई थी। वो सब माइकल के घर पहुंचे। घर के अंदर जाने से पहले माइकल ने समांथा को अपने पूरे कपड़े उतारकर नंगा हो जाने को कहा। जिन लोगों को वो अपना दोस्त कहती थी उन्हीं लोगों के सामने बिना कपड़ों के पूरे घर में चलने को मजबूर समांथा का अपमान असहनीय था। घर के अंदर उन्होंने समांथा की रिस्ट यानी कलाइयों और पैरों को केबल, शूलेस और एक बेल्ट से बांध दिया और उन पांचों ने मिलकर उसे जानवरों की तरह घंटों पीटा। वो कई घंटे तक दर्द और ह्यूमिलेशन सहती रही। चिली ने बताया कि समांथा को जिंदा छोड़ना उनके ऑप्शन में ही नहीं था। फिर से उन्होंने समांथा को माइकल की कार की डिक्की में डाल दिया
और टलाडेगा नेशनल फॉरेस्ट की ओर चले गए, जहां इस दर्दनाक सिलसिले का फाइनल चैप्टर लिखा जाना था। समांथा एक बार डिक्की से बाहर निकलने में कामयाब हो गई थी, लेकिन वो भाग नहीं पाई और उन लोगों ने फिर से उसे वापस अंदर धकेल दिया और उसे तब तक लाठियों से मारते रहे जब तक वो चुप नहीं हो गई। जंगल पहुंचने के बाद उसे जमीन पर खींचकर एक पेड़ के पास ले जाया गया और इस बार अपनी पूरी बची खुची ताकत लगाकर समांथा ने माइकल के चेहरे को बुरी तरह खरोंचा और भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे फिर से बहुत बुरी तरह मारा और कांटेदार तार की मदद से उसे पेड़ से बांध दिया। चिली ने बताया कि इस भयानक घटना के दौरान समांथा ने बार बार उनसे उसे छोड़ने की विनती की थी और वादा किया था कि अगर वे उसे जाने देंगे तो वो उन्हें माफ कर देगी और किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन उन हैवानों ने उसकी एक न सुनी। एलिसा और चिली ने समांथा के हाथों और पैरों के नाखूनों को एक चाकू से निकाल दिया ताकि उन नाखूनों से पुलिस को माइकल का डीएनए ना मिल सके, क्योंकि समांथा ने उसे खरोंच दिया था। वो दोनों यहीं नहीं रुके, बल्कि फिर से एक प्लायर की मदद से उसके कुछ दांत भी उखाड़ दिए। पूरे समय समांथा दर्द से बिलबिलाते हुए उन्हें बताती रही कि वो उनसे प्यार करती है और उन्हें माफ कर देगी, लेकिन उनका वो दर्दनाक खेल चलता रहता है। माइकल समांथा के शरीर के कई हिस्सों पर काटना शुरू कर देता है। घंटों यातना सहने के बाद आखिरकार समांथा की पूरी ताकत खत्म हो जाती है और उसका शरीर शांत हो जाता है। तभी माइकल ने चाकू से समांथा के गले को काट दिया और एक खून का फव्वारा बहने लगा। समांथा का शरीर आखिरी बार कुछ देर तक हिलता है और हमेशा के लिए शांत हो जाता है। चिली और स्टीवन के बताए समांथा के साथ किया गया घंटों के उत्पीड़न के डिटेल्स ने इन्वेस्टिगेटर्स को भी परेशान कर दिया। समांथा को जस्टिस दिलाने के लिए जांचकर्ताओं ने माइकल के घर और कार की तलाशी के वारंट जारी किए। माइकल के घर में उन्हें एक कार की बैटरी मिली, जैसा कि चिली और स्टीवन ने बताया था। माइकल की कार में उन्हें महिलाओं के कपड़े खून से सने हुए मिले। समांथा के माता पिता ने डीएनए नमूने उपलब्ध कराए और टेस्ट से यह पता चल गया कि जंगल में मिला शव समांथा का था। चिली और स्टीवन के कपड़ों पर लगा खून और माइकल की कार पर मिले महिलाओं के कपड़े पर लगा खून भी समांथा के खून से मेल खाता था। 13 नवंबर 2015 को अन्य दो संदिग्धों एलिसा और मार्कस को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बयान चिली और स्टीवन द्वारा दिए गए बयानों से मेल खाते थे। एलिसा और मार्कस दोनों पर फर्स्ट डिग्री अपहरण का आरोप लगाया गया और उन्हें 60,000 अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड पर रखा गया। जैसा कि स्टीवन ने जांचकर्ताओं को बताया था, समांथा की जली हुई कार अलाबामा के बीप काउंटी में हैरिसबर्ग ब्रिज के नीचे पाई गई थी। समांथा की हत्या में शामिल 4 लोगों के कन्फेशंस और फिजिकल एविडेंस के साथ जांचकर्ताओं ने एक बार फिर माइकल से पूछताछ की। वो इस हत्या में अपना हाथ होने से इनकार करता रहा, लेकिन जांचकर्ताओं के पास उसके खिलाफ काफी सबूत थे, जिससे यह साबित होता है कि माइकल ने ही समांथा का खून किया है। इसके बाद माइकल ने अपनी मां को फोन किया और उनसे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी मां ने उसे ईमानदारी से सब कुछ सच बोलने को कहा। माइकल ने अपनी मां को उसकी बिल्ली का ख्याल रखने के लिए कहा। इसके बाद माइकल को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया। मुकदमे में जाने से पहले उसे बिना बॉन्ड के हिरासत में भेज दिया गया था। जांचकर्ताओं और प्रोसिक्यूटर्स को बाकी चारों सस्पेक्ट्स के बयान पर भरोसा करना पड़ा। चिली और स्टीवन पहले ही मुख्य चश्मदीद गवाह के रूप में माइकल के खिलाफ गवाही देने का समझौता कर चुके थे, जिसके एवज में उन दोनों की सजा थोड़ी कम कर दी जानी थी। माइकल ने भी यह प्रस्ताव रखा कि वो भी अपना जुर्म कबूल करने को राजी हो जाएगा अगर उसे भी स्टीवन की तरह सजा में कुछ माफी दी जाए, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स ने उसके रिक्वेस्ट को सिरे से खारिज कर दिया। वे चाहते थे कि उसे अलाबामा में कड़ी से कड़ी सजा मिले। एलिसा और मार्कस इस बात पर अड़े रहे कि वो बेगुनाह है और प्रोसिक्यूटर्स द्वारा ऑफर किए गए प्ली डील्स को ठुकरा दिया। बॉन्ड भरने के बाद दोनों को जेल से रिहा कर दिया गया। 22 दिसंबर 2015 को जज जिम विन ने माइकल बेल्चर, चिली ब्रूस और स्टीवन जॉर्ज को जेल में रखने और उनके मामलों की सुनवाई ग्रैंड जूरी के सामने करने की घोषणा की। इसी सुनवाई में जज ने यह भी घोषणा की कि एलिसा वाटसन और मार्कस जॉर्ज की सुनवाई एक ग्रैंड जूरी के सामने सुनी जाएगी। जांचकर्ताओं का कहना था कि मार्कस जॉर्ज और एलिसा वाटसन भी समांथा के कत्ल में शामिल थे। उन दोनों पर हत्या में उनकी भूमिका के लिए अपहरण का आरोप लगाया गया था।
हालांकि सुनवाई का कोई डेट सेट नहीं किया गया। 15 जनवरी 2016 को ज्यूरी ने 18 वर्षीय चिली ब्रूस को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया। उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन प्ली डील यानी समझौते के रूप में वो 5 साल के बाद पैरोल के लिए एलिजिबल हो जाएगी। उसे ड्रग रिहेबिलिटेशन के लिए अलाबामा थेरेपेटिक एजुकेशन फैसिलिटी प्रोग्राम में भाग लेने का भी आदेश दिया गया। एलिसा वाटसन और मार्कस जॉर्ज सबसे पहले ट्रायल पर जाते हैं। नवंबर 2018 में प्रोसिक्यूटर्स के प्ली डील को ठुकराते हुए उन दोनों ने यह दावा किया कि वो दोनों समांता की हत्या से पहले ही जंगल से चले गए थे और इसीलिए उन्हें इस कत्ल का भागीदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन उनका पैतरा काम नहीं आया। चिली ने गवाही दी कि एलिसा और मार्कस पूरी घटना में शामिल थे। प्रोसिक्यूटर्स ने सबूत के तौर पर सेलफोन लोकेशन डेटा पेश किया, जिससे यह साबित होता है कि एलिसा और मार्कस हत्या के दौरान वही मौजूद थे। ज्यूरी ने एलिसा और मार्कस को फर्स्ट डिग्री अपहरण और हत्या का दोषी पाया। 17 दिसंबर 2018 को उन दोनों को 30 साल जेल की सजा सुनाई गई। बाद में अलाबामा कोर्ट ऑफ अपील्स ने उनका फर्स्ट डिग्री अपहरण वाला इल्जाम रद्द कर दिया, लेकिन हत्या के लिए 30 साल की सजा को बरकरार रखा। एलिसा और मार्कस के परिवारों ने नरमी बरतने की अपील की, क्योंकि एलिसा एक बच्चे को जन्म देने वाली थी और मार्कस एक जवान पिता था जिसके परिवार को उसकी जरूरत थी। एलिसा ने मुकदमे में बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन मार्कस ने समांता के परिवार से माफी मांगी और अपने किए घिनौने अपराध का पछतावा किया। लेकिन समांता की मां सुजैन पेन ने जूरी को अपने संबोधन में एलिसा और मार्कस के लिए कोई एम्पैथी यानी सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि भारी मन से यह दुआ की कि उन दोनों को पूरी जिंदगी समांता की आवाज सुनाई देती रहे। रहम की गुहार लगाते हुए एलिसा और मार्कस इस समय जेल में अपनी सजा काट रहे हैं और उनकी रिहाई 2048 में होगी। मार्च 2019 में चिली ब्रूस, स्टीवन जॉर्ज और माइकल बेल्चर का मुकदमा शुरू होता है। चिली ने अपनी गिरफ्तारी के कुछ हफ्ते बाद ही अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था और ज्यूरी ने उसे 20 साल की सजा सुनाई, जहां वो 5 साल बाद पैरोल के लिए एलिजिबल होगी। मुकदमे के कुछ दिनों बाद स्टीवन को भी समांता की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और उसने प्रोसिक्यूटर्स के साथ एक प्ली डील यानी समझौते पर इकरार किया। चिली की तरह ही उसने भी पूरे डिटेल से बताया कि कैसे माइकल ने समांता की हत्या की थी और अदालत में उसकी गवाही चिली से मेल खाती थी। हालांकि जूरी का मानना था कि उसने समांता की मौत में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। स्टीवन ही वो व्यक्ति था जिसने कार चुराने का आइडिया दिया था और जहां से यह पूरा क्राइम शुरू हुआ था। इसीलिए सजा कम करने के वादे के बावजूद ज्यूरी ने स्टीवन को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन समझौते के कारण वो डेथ पेनल्टी से बाल बाल बच गया। इसके बाद माइकल बेल्चर की बारी थी। प्रोसिक्यूटर्स ने अपनी दलीलें पेश की और माइकल को गैंग के लीडर के रूप में बताया गया। चिली और स्टीवन की गवाही को देखते हुए प्रोसिक्यूटर्स ने तर्क दिया कि माइकल ने पहले से ही समांता की हत्या करने का इरादा कर लिया था जब उन तीनों ने उसकी कार चुरा ली थी। पकड़े जाने के डर और ड्रग्स के इफेक्ट से उसका गुस्सा कई गुना बढ़ गया था और फिर उसने बड़े खौफनाक तरीके से समांता को मौत के घाट उतार दिया। 3 अप्रैल 2019 को जज ब्रेट एलमन ने ज्यूरी की सिफारिश पर माइकल को लीथल इंजेक्शन द्वारा मौत की सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान माइकल ने कहा कि समांता के साथ जो हुआ उसके लिए उसे सच में पछतावा है और शब्दों में उसके दुख और पीड़ा को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। हालांकि समांता की मां सुजैन को विश्वास नहीं था कि माइकल सच में अपने किए भयानक अपराध से दुखी है। चिली को 2023 के अंत में प्रोबेशन पर रिहा किया जाएगा, 26 साल की उम्र में। स्टीवन को आजीवन कारावास में रखा गया है, जबकि माइकल होलमैन प्रिजन में मौत की सजा काट रहा है। समांता के परिवार को उसके खोने का दर्द हमेशा सताता रहेगा। माइकल बेल्चर के मुकदमे और सजा के बाद सुजैन पेन ने मीडिया से बात की कि समांता के बिना उनका जीवन कैसा है। आंसुओं के साथ उन्होंने अपनी बेटी को एक प्यारी, हमेशा खुश रहने वाली और स्मार्ट बताया, जो अपने दोस्तों को बहुत प्यार करती थी। समांता के माता पिता हर हैलोवीन में जब उसका जन्मदिन आता है तो उसकी कमी महसूस करते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि यह आखिरी बार था जब उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को जिंदा देखा था।
आज का केस उन लोगों पर भरोसा करने के खतरों को उजागर करता है जिनके इरादे हमारे लिए अच्छे नहीं है। समांता के बारे में दोस्तों और परिवार ने जो कहा है उससे पता चलता है कि वो एक ऐसी इंसान थी जो लोगों का आंख मूंद कर भरोसा करती थी और उसके इसी स्वभाव ने उसे उन शैतानों का आसान शिकार बना दिया। क्या आपको लगता है कि समांता के किसी हत्यारे ने सच्चा पश्चाताप दिखाया है? क्या इस केस में हर एक आरोपी को उसके जुर्म के मुताबिक न्याय दिया गया है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मैं अगली बार फिर आऊंगा एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।